अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने फिज़ियोलॉजी स्टार्ट की है पैरामेडिक्स की। तो कल हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा था वो हमने इसका हाफ़ पढ़ लिया था और आज हम इसका दूसरा जो हाफ़ रहता है वो पढ़ेंगे। तो हमने क्रोमोसोम्स तक पढ़ लिए थे। अब है फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का क्या फ़ंक्शन होता है? तो यहाँ आपके बुक में लिखा है कि सेल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन सेल क्या करती है, परफॉर्म करती है। पहला है इंजेक्शन। सेल में क्या होता है? इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन जैसा कि डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसमें मॉलिक्यूल्स अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसमें एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसमें एनर्जी यूज़ होती है और मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद डाइजेशन। सेल के अंदर डाइजेशन भी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या है, लाइसोसोम्स है। तो इनके ज़रिए डाइजेशन होती है। एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी पैदा कर देती है, तो इसके ज़रिए एनर्जी पैदा होती है। सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस किस तरह? जो ग्रेनुलर हमारे साथ जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ लिपिड की सिंथेसिस करती है, और जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे साथ प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। इसको ग्रेन्युलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स से निकला है। ग्रेन्यूल्स क्या, छोटे छोटे डॉट की शक्ल में स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम्स, और वो इसके साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ग्रेन्यूल्स है, मीन्स के राइबोसोम्स हैं, तो इसलिए इसे ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और दूसरा क्या है? दूसरे में इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, तो उसे ए ग्रेनुलर मीन्स के ग्रेन्यूल्स एब्सेंट्स। ए ग्रेनुलर मीन्स एब्सेंट ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये लिपिड की सिंथेसिस करती है। फिर क्या है? सेल में मूवमेंट भी होती है। किस तरह की मूवमेंट? सेलेरी मूवमेंट। जो साइटोस्केलेटन थे हमारे साथ सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज, वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सीलियरी मूवमेंट ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। जो हमारा सीलिएट एपिथेलियम होता है उसमें सीलिया मूव करते हैं। नोज़ के अंदर है सीलिएट एपिथेलियम, ट्रेकिया के अंदर है। और फ्लैजिलम ऑफ स्पर्म सेल जो है, ये स्पर्म सेल की जो फ्लैजिलम होती है उसके ज़रिए वो स्पर्म सेल जो है वो मूवमेंट करती है। तो ये भी क्या है? सेल का फंक्शन है, क्योंकि सेल में साइटोस्केलेटन थे और साइटोस्केलेटन के ज़रिए सीलिया भी बने हैं और फ्लैजिलम भी बना है स्पर्म सेल का। इसके बाद हमें 2 प्रोसेसेस का बताया गया है। यहाँ पे लिखा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं हम? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर इनगल्फ बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स एट सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन में वेसिकल्स बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जब वेसिकल्स बन जाती है तो इन वेसिकल्स के ज़रिए इंगल्फ हो जाते हैं। इंगल्फ किसे कहते हैं? स्वालोइंग को। स्वालोइंग को क्या कहते हैं? इंगल्फ कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में वेसिकल बन जाती है और उसके ज़रिए इंगल्फमेंट होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस के आगे 2 टाइप्स है हमारे साथ, एक पिनोसाइटोसिस है, एक फेगोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द इंजेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल वेसिकल कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे वेसिकल भी सेल मेम्ब्रेन में छोटा सा बन जाता है और इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, ख़ास करके फ्लूइड जो होते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं। जो फ्लूइड होते हैं या छोटे छोटे से पार्टिकल इसमें वो इंगल्फ होंगे, ये अपने अंदर उसे इंजेक्शन कर लेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और नीचे है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस जो है ये फेगोसाइटिक सेल्स करते हैं। इंजेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया और स्मॉल डिजेनरेटेड टिश्यूज़ बाय फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर ले, स्वालो कर ले, या किसी
स्मॉल डीजनरेटेड टिश्यू के टुकड़े को इंगल्फ कर ले, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन इसमें जो इंगल्फमेंट की चीज़ है, जो बैक्टीरिया है या जो डीजनरेटेड है, वो पिनोसाइटोसिस में जो चीज़ इंगल्फ होती है उससे बड़ा होता है। बड़े बड़े चीज़ों को इंगल्फ करने को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को इंगल्फ करने को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ख़ास करके लिक्विड को एब्जॉर्ब करने को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल है, तो फेगोसाइटिक सेल कौन से सेल्स है, WBCs है और मैक्रोफेजेस है, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स है। इनके ज़रिए क्या होती है, इनके ज़रिए फेगोसाइटोसिस होती है। इसके बाद है इंजेक्शन एंड डाइजेशन बाय द सेल। इंजेक्शन और डाइजेशन किस तरह होती है सेल के अंदर, तो पहले इंजेक्शन है। इंजेक्शन, सेल मेम्ब्रेन टेक केयर्स ऑफ इंजेक्शन बाय डिफ्यूजन। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, किस तरह इंजेक्शन करती है, डिफ्यूजन के ज़रिए इंजेक्शन करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंजेक्शन करती है और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इंजेक्शन करती है। ये 3 ऐसे प्रोसेस है जिनके ज़रिए सेल इंजेक्शन करती है। आप लोगों को MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इंजेक्शन में सेल किस किस चीज़ों के ज़रिए इंजेक्शन करती है, तो वहाँ पे आपके साथ ऑप्शन में डिफ्यूजन भी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, एंडोसाइटोसिस भी होगी और अलाफेबाव होगी। तो फिर आप लोग अलाफेबाव चूज़ करेंगे। इसके बाद डाइजेशन है। डाइजेशन किस तरह सेल करती है, तो लाइसोसोम्स कंटेन एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। उनके ज़रिए सेल जो है वो क्या करती है, वो डाइजेशन करती है। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशंस थे। इसके बाद एक डायग्राम है, इसका आप मुलाहिज़ा करें। इसमें जो फेजेस है सेल डिवीजन के वो बताए गए हैं और ऑर्गेनेली वगैरह सारा इसमें दिखाया गया है। अब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं। सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसे कहते हैं, जब सेल मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसको सेल डिवीजन कहा जाता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यू सेल इज़ एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। जब टिश्यू सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो इसके ज़रिए हमारा बॉडी जो है वो ग्रोथ करता है। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्स का, टिश्यूज़ का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। द सेल डिवीजन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। सेल डिवीजन के हमारे साथ 2 टाइप्स है। एक को हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरे को हम मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस क्या है, व्हेन ए सेल, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 सेल डॉटर सेल इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज इन डॉटर सेल, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। कह रहा है कि जब एक सेल एक पेरेंट सेल को ले ले, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में, एक ऐसे तरीके से वो डिवाइड हो जाती है कि जो 2 डॉटर सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर 46 ही रहेगी, दोनों में 46 होगी, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगी। इस तरह के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस ऑकर इन बॉडी सेल्स। माइटोसिस कहाँ होता है, हमारे जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स जिसे हम कहते हैं, उनमें होता है, एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन। सिर्फ सेक्स ऑर्गन में माइटोसिस नहीं होती। इसके अलावा हमारे सारे बॉडी सेल्स में, जिनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं, सब में माइटोसिस होगी। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल, पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में, उसमें क्रोमोसोम्स नंबर चेंज नहीं होते, 46 के 46 ही रह जाते हैं। इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस के आगे हमारे साथ क्या है, फेजेस है। कौन कौन से फेजेस है, पहला प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है और इंटरफेज है। अब प्रोफेज किस तरह की फेज है, इसमें क्या होता है, तो इन दिस फेज द सेंट्रोसोम डिवाइड इंटू 2 सेंट्रियोल। इसमें क्या होता है, प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रोसोम हमने आगे पढ़ी कि वो क्या थी, सेल ऑर्गेनेली थी। जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होके उसके अंदर जो 2 सेंट्रियोल थे वो डिवाइड हो जाते हैं, विच माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। एक सेंट्रियोल जो है वो सेल के एक पोल में चली जाती है और दूसरा जो है वो दूसरे पोल में चली जाती है।
फिर क्या होता है, बट रिमेन अटैच बाय फाइन थ्रीड लाइक स्पिंडल्स, और इन्हीं सेंट्रियोल के ज़रिए फाइन थ्रीड लाइक धागे नुमा स्पिंडल्स वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, और उन स्पिंडल के ज़रिए सेल के दोनों कोनों में ये सेंट्रियोल है ये एक दूसरे के साथ अटैच रह जाते हैं। तो ये हमारे साथ प्रोफेस की बातें थी कि प्रोफेस में क्या होता है। अब मेटाफेस में देखें क्या हो रहा है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन थी, वो अभी क्या होगी, वो डिसअपियर होगी, एंड क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ द सेल, और क्रोमोसोम्स खुद को क्या करेंगे, सेल के सेंटर में आके खुद को वहाँ पे अरेंज करेंगे, एंड आर अटैच टू स्पिंडल्स ऑफ द सेंट्रोसोम्स, और जो सेंट्रोसोम्स के स्पिंडल थे जो कि सेंट्रियोल के ज़रिए बने थे, अभी ये क्या होंगे, उनके साथ ख़ुद को अटैच रखेंगे एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वो सेंट्रियोल्स कहाँ थे, सेल के दोनों अपोजिट पोल्स में थे। इनाफेज, अब इनाफेज में क्या होता है, द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम मूव अपार्ट। अब सेंट्रोमियर के जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अब क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे, और जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं वो अभी क्या करेंगे, मूव अपार्ट, एक सेल के दोनों कोनों की तरह मूव करेंगे। दे अरेंज देमसेल्फ एट अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ख़ुद को सेल के अपोजिट जो पोल से वहाँ पे अरेंज करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द स्पिंडल ब्रेक, जब ये इनाफेज जो है जब एंड हो जाती है तो उस टाइम क्या होते हैं, ये स्पिंडल जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि कौन से फेज़ के एंड में स्पिंडल ब्रेक होती है, तो आप लिखेंगे कि वो इनाफेज है। इसके बाद है टेलोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लोज द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम। अभी नया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आएगा और आके ये जो टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम से अपोजिट पोल में इनको क्या करेगी, इनको ढांपेगी, बाहर से इनको कवर करेगी। द स्पिंडल डिसअपियर, अभी टेलोफेज में क्या होंगे, स्पिंडल्स जो थे वो डिसअपियर होंगे। एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकती है कि स्पिंडल कहाँ डिसअपियर होते हैं, तो आप लिखेंगे कि टेलोफेज में स्पिंडल डिसअपियर होते हैं, वो नज़र नहीं आते। एंड ए कंस्ट्रिक्शन डेवलप राउंड द मिडल ऑफ द सेल, और अब इस सेल के मिडल में कंस्ट्रिक्शन शुरू होगी, और ये कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगी और फिर क्या होगा, इंटरफेज में जाके टू डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। अभी इंटरफेस में देख के लिखा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, साइटोप्लाज्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, अनटिल द सेल डिवाइड एंड द टू डॉटर सेल इंटर द इंटरफेस स्टेज। इस हद तक वो बढ़ेगी कि जब तक दो सेल ना बन जाए, दो सेल बन के वो फेस जो स्टेज है इसमें इंटर ना हो जाए, तब तक क्या होगा, तब तक ये कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी। तो ये हमारे साथ माइटोसिस थी कि माइटोसिस में किस तरह जो सेल है वो सेल डिवीजन है वो हो जाती है। अब है मियोसिस में क्या होता है, व्हेन a parent cell divide into two cell in such a way that the number of chromosomes become half in daughter cell। एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके टू सेल्स बन जाते हैं, और जो टू सेल्स बन जाते हैं उसमें क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल में हाफ हाफ होते हैं, 23 एक में होते हैं और 23 दूसरे में होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इस किस्म के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस अकर इन सेक्स ऑर्गन। देखिए हमने पढ़ा था कि माइटोसिस जो है वो सारे सोमेटिक सेल्स में होता है, और वो सिर्फ सेक्स सेल्स जो है, सेक्स ऑर्गन जो है उसमें नहीं होता। तो ये मियोसिस जो होता है ये इन्हीं सिर्फ दो सेल्स में होता है, जो कि मेल्स में टेस्टीज है और फीमेल्स में ओवरीज है। ये सेक्स ऑर्गन जो है इनमें मियोसिस होती है। बाकी सारे सेल्स में, बाकी सारे बॉडी के जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है। दिस रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ मस्ट। ये जो रिडक्शन है क्रोमोसोम के नंबर में ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। क्यों? बिकॉज व्हेन मेल स्पर्म एंड फीमेल एक कंबाइन टू फॉर्म फीटस, क्योंकि जब मेल का जो स्पर्म सेल होता है और फीमेल की जो इग होती है, ये जब एक साथ कंबाइन होते हैं फीटस बनाने के लिए, तो फिर उस टाइम क्या होता है, द रियल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इज रिस्टोर्ड। जो रियल नंबर होता है क्रोमोसोम्स का ह्यूमन में, इंसान में, तो वो रिस्टोर हो जाता है। मतलब कि 23 स्पर्म सेल में होते हैं और 23
इग में होते हैं तो दोनों मिलके 46 बन जाते हैं। इसीलिए सेक्स ऑर्गन जो है उनमें मियोसिस होती है और बाकी के हमारे सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए माइटोसिस होती है। अच्छा, ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।